दोस्तों, मेरे YouTube चैनल बेला स्टडी में आपका स्वागत है। आप पढ़ रहे हैं जीव विज्ञान हिंदी में। आपका अध्याय 1 चल रहा है। अध्याय 1 जीवों में जनन चल रहा है। आज इसका भाग 2 है। भाग 2 की इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले हमने जो पिछले वीडियो में पढ़ा है उसका रिवीजन कर लेंगे। रिवीजन करने का ये फ़ायदा है कि जो चीज़ हम पिछले पढ़ चुके हैं वो हमें भूलता नहीं है और आगे पढ़ाई जाने वाली चीज़ें और भी अच्छे से समझ में आती हैं। तो इसलिए इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम लास्ट वीडियो का रिवीजन कर लेते हैं। तो लास्ट वीडियो में हमारी जो पहले हेडिंग हमने पढ़ी थी जीवन चक्र, मतलब अध्याय 1 जीवों में जनन की पहली हेडिंग थी जीवन चक्र। पृथ्वी पर उपस्थित सभी जीवों का एक निश्चित जीवन चक्र होता है। जीवों का जन्म होता है, फिर वो वृद्धि करते हैं, फिर वो परिपक्व होकर जनन करते हैं और फिर उनकी शक्ति खत्म होने पर उनकी मृत्यु हो जाती है। सभी जीव इन्हीं अवस्थाओं से गुजरते हैं। देखिए, एक चक्र सा बन रहा है। जीवों का जन्म होता है, फिर वो वृद्धि करते हैं, फिर वो जनन करते हैं, फिर वो शक्ति खत्म होने पर उनकी मृत्यु हो जाती है। फिर नए जीव का जन्म होता है और नया जीव फिर इन्हीं अवस्थाओं से गुजरता है। इस प्रकार यह एक चक्र चलता रहता है। इसी को हम जीवन चक्र कहते हैं। सभी जीवों का जीवन चक्र भिन्न भिन्न होता है। कुछ जीवों का जीवन चक्र एक दिन होता है, वो एक ही दिन में इन सभी अवस्थाओं से गुजरता है और मृत्यु को प्राप्त होता है। कुछ जीवों का जीवन चक्र वर्षों का होता है, उसे इन अवस्थाओं से गुजरने में वर्षों लग जाते हैं। तो सभी जीवों का जीवन चक्र अलग अलग होता है। ठीक है, अगली हेडिंग है हमारी जीवन काल। जीवों के जन्म से लेकर मृत्यु तक के समय को हम जीवन काल कहते हैं। जब जीव का जन्म होता है और जब उसकी मृत्यु हो जाती है, उसके बीच का जो पूरा समय है वो उसका जीवन काल कहलाता है। ठीक, अगली हेडिंग है हमारी जनन। अपने समान संतान उत्पन्न करना ही जनन कहलाता है। ये हमारा 2 प्रकार का होता है, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन में इस प्रकार के जनन में हमें एक ही जनक की आवश्यकता होती है। ठीक है, एक ही जनक द्वारा नए जीव का निर्माण होता है। लैंगिक जनन में इस प्रकार के जनन में हमें 2 विपरीत जनकों की आवश्यकता होती है। 2 विपरीत जनकों द्वारा नए संतान का निर्माण होता है। आज हम पढ़ेंगे अलैंगिक जनन के बारे में। ठीक है, अलैंगिक जनन के बारे में पढ़ेंगे। ये हेडिंग आपकी थोड़ी सी बड़ी हो सकती है, पर अगर आप ध्यान से समझेंगे तो आपको ज़रूर समझ में आ जाएगा। अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। तो चलिए आज की हम हेडिंग शुरू करते हैं, अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन, इस प्रकार के जनन में हमें एक ही जनक की आवश्यकता होती है। एक ही जनक द्वारा नए संतान का निर्माण होता है। इनसे जो हमारी संतानें उत्पन्न होती उन्हें हम क्लोन कहते हैं। ठीक है, उन्हें हम क्या कहते हैं? क्लोन। और क्लोन क्यों कहते हैं? क्योंकि वो हूबहू अपने जनक के समान होती हैं। क्योंकि जनक एक ही है, तो अलग अलग जनक होते तो जो संतान है उसमें जो गुण आते वो अलग अलग आते, पर यहाँ पर जो जनक है वो एक ही है। तो एक ही जनक से सारे गुण उसकी संतान में आ रहे हैं, तो इससे जो संतानें उत्पन्न होती हैं वो हूबहू अपने जनक के समान होती हैं। क्योंकि जब भिन्न भिन्न गुण भिन्न भिन्न जनक से आते हैं तो संतानें हूबहू अपने जनक के समान नहीं होती हैं। पर जब एक ही जनक से सारे गुण एक ही जनक से आ रहे हैं तो उसमें जो संतानें उत्पन्न होती हैं वो हूबहू अपने जनक के समान होती हैं। इसलिए इनसे उत्पन्न संतानों को हम क्लोन कहते हैं। तो अलैंगिक जनन की हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे, इस प्रकार के जनन में हमें एक ही जनक की आवश्यकता होती है, अर्थात एक ही जनक से नया संतान उत्पन्न हो जाता है। इनसे जो संतान उत्पन्न होती हैं उन्हें हम क्लोन कहते हैं। जीवों के विभिन्न वर्गों में निम्न प्रकार के अलैंगिक जनन की विधियाँ पाई जाती हैं। तो चलिए आइए देखते हैं ये विधि कौन कौन सी है। ठीक है, अलैंगिक जनन की पहली विधि है द्विविभाजन। इस प्रकार के जनन में जनक 2 समान भागों में विभाजित होकर नए संतान का निर्माण
करता है। प्रत्येक भाग से नए संतान का निर्माण होता है। इस प्रकार का जनन अमीबा, युग्लिना आदि में होता है। अमीबा जब पूर्ण रूप से परिपक्व हो जाता है और वह जनन के लिए अनुकूल परिस्थिति आती है तो वह अपने को नीचे से सिकुड़ने लगता है। वह धीरे धीरे अपने को नीचे से सिकुड़ने लगता है और सिकुड़ते सिकुड़ते दो समान भागों में विभाजित हो जाता है। इसका डीएनए भी दो समान भागों में विभाजित हो जाता है और एक नए संतान का निर्माण हो जाता है। तो द्विविभाजन की हेडिंग डालेंगे और इसमें हम लिखेंगे, इस प्रकार के अलैंगिक जनन में अनुकूल परिस्थिति आने पर जनक दो समान भागों में विभाजित हो जाता है और प्रत्येक भाग से एक नई संतान का निर्माण होता है। इस प्रकार का जनन अमीबा, युग्लिना आदि में होता है। लैंगिक जनन की अगली विधि है विजाणु जनन। इस प्रकार के जनन में जनक विजाणु उत्पन्न करते हैं। अनुकूल परिस्थिति आने पर जनक विजाणु उत्पन्न करते हैं और ये विजाणु अंकुरित होकर नए संतान का निर्माण करते हैं। इस प्रकार का जनन हमारा पैरालीसियम में होता है। ठीक है, जब पैरालीसियम पूर्ण रूप से परिपक्व हो जाता है और उस जनन की अनुकूल परिस्थिति आती है तो इसमें ये बीजाणु उत्पन्न होने लगते हैं और ये बीजाणु अंकुरित होकर नए संतान का निर्माण करते हैं। तो हम बीजाणु जनन की हेडिंग डालेंगे और उसमें लिखेंगे, इनका निर्माण प्रायः प्रतिकूल परिस्थितियों में होता है। जो अनुकूल परिस्थितियों में नए जीव का निर्माण करते हैं, जीव बीजाणु उत्पन्न करते हैं, वो बीजाणु अंकुरित होकर नया संतान का निर्माण करते हैं। इस प्रकार का जनन पैरालीसियम में होता है। लैंगिक जनन की अगली विधि है मुकुलन। इस प्रकार के जनन में जनक से नए जीव की उत्पत्ति एक आउटग्रोथ के द्वारा होती है जिसे हम मुकुल या बड कहते हैं। यह क्रिया हमारी मुकुलन कहलाती है। जब जनक पूर्ण रूप से परिपक्व हो जाता है तो उसके शरीर से एक आउटग्रोथ निकलने लगता है, एक मुकुल निकलने लगता है। जब यह मुकुल पूर्ण रूप से परिपक्व हो जाता है तो यह जनक के शरीर से अलग हो जाता है और स्वतंत्र जीवन यापन करने लगता है। इस प्रकार का जनन हमारा ईस्ट, हाइड्रा आदि में होता है। तो हम मुकुलन हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे, जनक से नए जीव की उत्पत्ति एक आउटग्रोथ के रूप में होती है जिसे हम मुकुल कहते हैं। यह क्रिया मुकुलन कहलाती है। कुछ समय बाद यह मुकुल जनक से पृथक होकर स्वतंत्र जीवन यापन करने लगती है। इस प्रकार का जनन ईस्ट, हाइड्रा आदि में होता है। जनन की अगली विधि है खंडी भवन। इस प्रकार के जनन में जनक का शरीर अनुकूल परिस्थिति आने पर दो या दो से अधिक भागों में विभाजित हो जाता है और प्रत्येक भाग पुनरुद्ध भवन द्वारा नए संतान का या नए जीव का निर्माण करता है। पुनरुद्ध भवन का मतलब होता है रीजनरेशन। जिन कोशिकाओं में पुनरुद्ध भवन की क्षमता होती है वो टूटी फूटी होने के बाद भी नए कोशिकाओं का निर्माण कर लेती हैं। इसी प्रकार का जनन यही खंडी भवन में होता है। जब जनक का शरीर एक या दो से अधिक भागों में विभाजित हो जाता है तो प्रत्येक भाग पुनरुद्ध भवन द्वारा नए जीव का निर्माण करते हैं। इस प्रकार का जनन हमारा स्पाइरोगायरा में और यूलोथ्रिक्स में होता है। तो हम खंडी भवन की हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे, इस विधि में जनक का शरीर दो या दो से अधिक खंडों में विभाजित हो जाता है और प्रत्येक खंड पुनरुद्ध भवन द्वारा नए जीव का निर्माण करता है। इस प्रकार का जनन स्पाइरोगायरा, यूलोथ्रिक्स आदि में होता है। अलैंगिक जनन की अगली हेडिंग है पुनरुद्ध भवन। इस प्रकार के जनन में जनक के शरीर को किसी भी भाग में विभाजित कर दो, प्रत्येक भाग से नए संतान का निर्माण होता है। इसी को हम पुनरुद्ध भवन कहते हैं। इस प्रकार का जनन हमारा प्लिनेरिया में होता है। प्लिनेरिया के शरीर को जितने भागों में विभाजित कर दो, प्रत्येक भाग से नए संतान का निर्माण हो जाता है। तो हम पुनरुद्ध भवन की हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे,
जंतु के किसी भी भाग को काट कर नए जंतु की उत्पत्ति को पुनरुद्भवन कहते हैं। इस प्रकार का जनन प्लीनेरिया में होता है। इसे जितने भी भागों में काट दो, प्रत्येक भाग नई संतान का निर्माण करता है। यह हमारी अलैंगिक जनन की 5 विधि थी। भिन्न भिन्न जीवों में किस प्रकार अलैंगिक जनन होता है, कौन कौन सी विधि से अलैंगिक जनन होता है, ये हमने अभी पढ़ा। अगर आपको कोई भी टॉपिक नहीं समझ में आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा।